गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज जा रहा है ना? देखिए, इससे पहले क्लास में आपको जो ईद से पहले क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने आपको कई सारी चीजों को बताए थे और हम आपको ना मौद्रिक नीतियां समझा दिए थे। याद कीजिए, आपको हम मौद्रिक नीति बताए थे। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बताए थे, याद कीजिए। इस मौद्रिक नीति में हमने आपको एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? सीआरआर, एसएलआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट यानी आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट आरआरआर, पीएलआर, पीएलआर भी बता दिए थे और बेस रेट भी बता दिए थे। ये सारी चीजें को हम आपको बता दिए थे। मौद्रिक नीतियों में हम आपको ये सारी चीजें बताए थे। आप बताइए, खुला बाजार की नीति पढ़ाए थे कि नहीं? खुली बाजार की नीति, खुला बाजार, खुला बाजार बढ़ा दिए थे। खुला बाजार, खुला बाजार में क्या था भाई? साख यानी क्रेडिट। आरबीआई जब अपने किसका खुला बाजार की नीति में क्या आता है भाई? बॉन्ड पेपर। क्या आता है? बॉन्ड। बॉन्ड यानी प्रतिभूति, प्रतिभूति, प्रतिभूति। आप बताइए ध्यान से जरा, हम देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। आरबीआई जब प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचती है, आरबीआई जब प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचती है तो मार्केट की तरलता बढ़ती है या घट जाती है? मार्केट की तरलता बढ़ती है या घट जाती है? वेरी गुड। जब आरबीआई मौद्रिक अपनी बॉन्ड को बेचेगी, प्रतिभूति को बेचेगी, तो मार्केट की तरलता घट जाती है। वेरी गुड, कम हो जाती है। होशियार है सब तुम लोग तो। हम बकलोल खामखा में समझ रहे थे। अब ये बताइए, मौद्रिक नीतियां किसे कम या ज्यादा करने के लिए लाती हैं? मौद्रिक नीतियां मुख्य रूप से किसे कम या ज्यादा करने के लिए लाई जाती है? तरलता को। यानी ये दोनों का काम है, तरलता को यानी लिक्विडिटी को कम या ज्यादा करना। हम आपको नोट छापने के भी तरीके बताए थे। पहले जो छापा जाता था आरक्षित कोष प्रणाली, जिसमें 400 करोड़ रुपए रखे जाते थे। अभी छापा जाता है न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम जो कोष है, न्यूनतम कोष प्रणाली। अभी छापने के लिए कितने करोड़ रखे जाते हैं? अभी नोट छापने के लिए कितने करोड़? अभी नोट छापने के लिए 200 करोड़। कितने करोड़? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए। 1 रुपए के नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। सिक्कों को कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर किसका साइन रहता है? वित्त सचिव का रहता है। आप बताइए बाबू, बताइए टोटल टकसाल यानी मिंट कितने हैं? टकसाल, टकसाल कितने बाबू? मिंट की संख्या कितनी है? 5। ये पांचों के पांचों किसके अंडर में आते हैं? वित्त मंत्रालय के आते हैं। मुंबई, चीरापल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। सबसे आधुनिक कौन है? नोएडा वाला। पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सब मेडल वगैरह कहाँ बनते हैं? तो कलकत्ता वाले में बनते हैं। टकसाल। बताइए प्रिंटिंग प्रेस कितने हैं? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब देखिए, इन 4 में से बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस कितने लोग बता सकते हैं यहाँ कहाँ है? और एक है करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। आप में से बताना है कि ये दोनों कहां कहां पे हैं। बताइए, बैंक नोट प्रेस कहां पे है? ये देवास में। कहां है? देवास। देवास कहां है? मध्य प्रदेश में। और करेंसी नोट प्रेस कहां है? नासिक में है। कहां है? नासिक में। ये कहां है? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। समझा कि नहीं? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। इसके कुछ कुछ ट्रिक याद रखेंगे, जैसे एनसी, इसे ट्रिक बना सकते हैं। एन से नासिक, सी से करेंसी नोट, एन से नासिक, सी से करेंसी नोट। बस एक का याद रखिएगा। देखिए, जब कभी भी पुलिस में अगर बड़ा अपराध हो जाता है तो उसमें लिखा जाता है एफआईआर, और जब छोटा मोटा अपराध रहता है तो नॉन कॉग्निजिबल में उसको डाल देते हैं। नॉन कॉग्निजिबल, एनसी बोलते हैं उसको। बड़ा अपराध रहेगा तो एफआईआर लिखना पड़ेगा। अब मान के चलिए आपका आधार कार्ड कहीं गिर गया तो आधार एफआईआर नहीं ना लिखवाएंगे, तब वहां क्या लिखाएंगे? नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट लगाएंगे, एनसी। तो एनसी से याद हो जाएगा, एन से नासिक, सी से करेंसी नोट, सी से करेंसी नोट, सी से करेंसी नोट। हो गया? आगे बढ़ जाए। सी से क्या हो जाएगा? करेंसी नोट, सी और करेंसी नोट। चलिए, ये दोनों के दोनों किसके अंडर में आते हैं? बता सकते हैं? ये दोनों किसके अंडर में आएंगे? आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट? आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट? ये दोनों आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में।
अब बताइए आरबीआई के अंडर में कौन कौन आते हैं? आरबीआई का अपना नोट छापने वाला प्रेस क्या है? आरबीआई का अपना नोट छापने वाला कहाँ पे भैया? हैदराबाद। हैदराबाद। और कहाँ पे? शाहबाती यानी कलकत्ता। शाहबाती यानी कलकत्ता। कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता। होशंगाबाद में क्या बनता है? नोट छापने वाला कागज कहाँ बनता है? होशंगाबाद। नोट छापने वाला कागज कहाँ बनता है? तो होशंगाबाद में। नोट छापने वाला कागज बनता है होशंगाबाद में। नोट छापने वाला कागज बनेगा होशंगाबाद में। नोट छापने वाला कागज बनेगा होशंगाबाद में। चलिए आरबीआई का गठन देखते हैं। आरबीआई का गठन, गठन कैसे हुआ? कैसे फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई हुआ? बताइए भाई। पहले हम लोग कागज जर्मनी से खरीदते। नेपानगर, गधा कहीं का नेपानगर बोलता है। नेपानगर में अखबारी कागज बनता है। जिस कागज पे आप अखबार पढ़ते हैं वो कहाँ बनता है? नेपानगर में बनता है। वो थोड़ी होता है इसमें। नोट का कागज कहाँ बनेगा? होशंगाबाद में। नोट का कागज होशंगाबाद में। आरबीआई के बारे में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई का गठन क्या हुआ। आरबीआई एक बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंक का बैंक है। हम लोग आरबीआई में अपना खाता नहीं खुलवा सकते। तो बहुत पहले जब हमारा देश गुलाम था तो उसमें एक ऐसा बैंक की जरूरत थी जो जनता पे नजर न रख के बैंकों पे नजर रखता। अतः उसे हम केंद्रीय बैंक कह सकते थे। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इस वाले बैंक को मत समझिएगा, बैंकों का बैंक कह सकते थे। जिसको पब्लिक से लेना देना नहीं था। कौन बैंक भाग गया, कौन बैंक गलती किया, कौन बैंक गलती नहीं किया, ये सारे चीजों का नियंत्रण करने के लिए 1934 में इसकी सिफारिश की गई। सबसे पहले सिफारिश 1934 में की गई। किसने किया? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। किस आयोग ने कहा? हिल्टन यंग आयोग ने कहा कि किसकी स्थापना किया जाए? आरबीआई की स्थापना किया जाए। जिस कारण आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 किसका गठन हो गया? आरबीआई की स्थापना हो गई। आरबीआई की क्या हो गई? स्थापना। कहेगा आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई के पास कितने पैसे थे? तो 5 करोड़ रुपए थे। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो आरबीआई के पास कितने पैसे थे? 5 करोड़। और यह 5 करोड़ कितने लोगों ने दिया था? 5 लाख शेयर लाए गए थे। 5 लाख शेयर यानी 5 लाख लोग ने कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए दिए थे। बता सकते हैं? क्वेश्चन कहेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। उस समय इसकी स्टार्टिंग पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। यह 5 करोड़ कहां से आया था? तो 500 लिख दिए, 5 लाख शेयर लाए गए थे। 5 लाख शेयर। 5 लाख शेयर यानी 5 लाख लोगों ने क्या दिया था? शेयर लगाया था। कितने रुपए का एक शेयर था? 100 रुपए का। तो 100 रुपए के कुल कितने शेयर? 5 लाख शेयर। अब देखिए 5 लाख में 100 का गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 5 करोड़। 5 करोड़ हो जाएगा। तो उससे बहस नहीं है। अभी के समय बताइए आरबीआई जो है वो क्या हो गया? 5 करोड़। कितने थे इसमें? 5 करोड़। आरबीआई की स्थापना की पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। यह 5 करोड़ जनता का था या सरकार का था? यह 5 करोड़ जनता का था, लोगों का पैसा था। कितने लोगों ने पैसे मिलाए थे? 5 लाख लोगों ने। हर लोग ने कितना मिलाया था? 1 लाख। यानी टोटल इसके कितने शेयर थे? तो 5 लाख शेयर थे। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपया। इसका कोई जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 5 करोड़ की स्टार्टिंग पूंजी से बनी थी। इसके गवर्नर की बात करेंगे। इसके गवर्नर, तो 3 तरह के गवर्नर आपको याद रखने हैं। प्रथम गवर्नर, इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। लेकिन फर्स्ट भारतीय गवर्नर कहेगा, इंडियन गवर्नर कौन थे? पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। देशमुख। सीडी देशमुख थे। अगर कहेगा कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी इसके वर्तमान गवर्नर है। शक्तिकांत दास क्या है? वर्तमान गवर्नर। अगर आपको याद होगा 2016, तो 2016 में मोदी जी ने नोट बदल दिया था। याद है आप लोग को? 2016 नोटबंदी। 2016 में भयानक रूप से नोट बदल दिया गया था।
नोटबंदी के दौरान जितने नियम कानून थे ये शक्तिकांत दास आके बताते थे। उस समय ये डिप्टी गवर्नर होते थे, वही बताते थे कि स्याही लगेगी, कभी बोलते थे 4,000 रुपया एक दिन में मिलेगा, कभी कहते थे आधार कार्ड जमा होगा, कभी कहते थे कि बैंक मैनेजर दांते काट लेगा। तो सरकार ने नोट तो बदल दिया लेकिन उसकी तैयारी पूरी तरह से नहीं किया। अब जैसे मान के चलिए बारात आना है परसों और आज हल्ला कीजिए कि बेटी के बारात आ रहा है, तो दूल्हा तो भूखे चल जाएंगे, वही हाल हो गया। आगे बढ़ जाए यार, एक अजब अजब रहता है सब। अभिषेक पांडे, सर आरबीआई रेपो रेट 4.4% हो गया, तो ठीक तो है। हम आपको क्या कहे थे, हम आपको समझा रहे थे कि यह रेपो रेट क्या होता है। हम आपको ये भी बोले थे जब एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय बैंक रेट देख लीजिएगा क्या है, सबसे तेज बदलता है। कभी कभी अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई 1 महीने में 3 बार बदल देता है, तो उस पर हम क्या डिस्कस करें, समझाया जा रहा है। अब बताइए ये आरबीआई वाला याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, आरबीआई वाला याद रहेगा। कुछ कुछ पड़ोसिया है सबसे जो उनको ज्यादा चिंता रहता है लाइव का रहता है, घोंचुओ ये टाइम देखा करो लाइव के लिए, और नहीं लाइव रहेगा तो क्या करेगा, घड़ी का टाइम अगर गड़बड़ा गया है तो क्या करे। चलिए शक्तिकांत दास तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आरबीआई कंट्रोल कैसे होती है, देखिए भारत के नक्शा में अगर ध्यान से देखेंगे तो आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगहों पे इसके ऑफिस बनाए गए हैं। ये नक्शा हो गया भारत का, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए अलग अलग जगहों पे इसके क्या है, ऑफिस हैं। इसके पहला इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। बताइए हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। तो अगर कहेगा आपका आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है भैया, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई, हेड क्वार्टर मुंबई। ब्रांच ऑफिस कितने हैं इसके, ब्रांच ऑफिस 4 हैं, ब्रांच ऑफिस 4। कहाँ कहाँ, एक तो मुंबई में ही है, कहाँ है, मुंबई में। दूसरा कहाँ है, चेन्नई में, चेन्नई कोलकाता दिल्ली, मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली, मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली। चेन्नई में है, कोलकाता में है, और कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। अब आप एक चीज कहिएगा कि सर मुंबई में हेड ऑफिस भी है, मुंबई में आपका क्या है, आपका ब्रांच ऑफिस भी है। देखिए ब्रांच ऑफिस का काम अलग होता है, हेड ऑफिस का काम अलग होता है। मुंबई में एक बड़ा सा ब्रांच ऑफिस है, उसके थोड़ी दूर पे एक मुंबई में ही है छोटा सा इसका हेड, एक मुंबई में हेड क्वार्टर भी है, उससे थोड़ी दूरी पे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे इसका क्या चीज है, ब्रांच ऑफिस भी है। तो हेड क्वार्टर का काम अलग है, उसे पूरा देश देखना है। ब्रांच ऑफिस का काम अलग है, उसे बस अपना एरिया देखना है। तो ब्रांच बताइए, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ब्रांच ऑफिस कितने हैं, 4। कहाँ कहाँ, मुंबई चेन्नई कोलकाता और दिल्ली, मुंबई चेन्नई कोलकाता और दिल्ली। इसका एक विदेश में भी हेड क्वार्टर, इसका कहाँ है, विदेश में भी, विदेश में भी एक ऑफिस है। विदेश का ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है, लंदन में। विदेश का ब्रांच ऑफिस कहाँ है, लंदन में। विदेश का ब्रांच ऑफिस लंदन में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, विदेश का ब्रांच ऑफिस लंदन में है। बताइए वर्तमान इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। अब एक बात बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिएगा इसको। लेकिन यह सरकारी बैंक नहीं था, याद रखिए, इसमें शेयर लगा हुआ था लोगों का। और कितने लोग लगे हुए थे, 5 लाख लोग लगे हुए थे। तो यह शेयर जो था इसे सरकार ने खरीद लिया, सरकार ने सबको उनका पैसा लौटा दिया कि ले बबुआ तुम्हारा शेयर कैगो था, तुम अपना अपना पैसा पकड़ भाग यहां से, अब यह मेरा हो गया। तो सरकार ने इसे क्या कर लिया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब कर दिया, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण। बना कब था, 1935। राष्ट्रीयकरण कब हो गया, 1949। देखिए जैसे हमारी कोचिंग है, तो हमारी कोचिंग में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और सब हमारे लगल है, बेंच, कुर्सी, कूलर, एसी, टीवी, पंखा, ऑनलाइन सेटअप, पैनल, कैमरा, माइक, बड़ी सा ससुरा खर्चा लगा हुआ है, स्टेज से लेके एग्जॉस्ट फैन, कूलर, दुनिया भर का खर्चा लगा हुआ है। सरकार कहेगी खान सर आपका कोचिंग बहुत चल रहा है, एक काम कीजिए, आपका जितना पैसा लगा है हम आपको 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, आप लिस्ट बना के सौंपिए, हम उतना पैसा दे के आपसे ये ले लेंगे। हम कहेंगे कि नहीं देंगे हम, सरकार कहेगी नहीं देंगे आप, जबरदस्ती ले लेंगे हम।
संपत्ति का अधिकार आपका है ना, क्या है? तो कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार सरकार ले सकती है, तो हमारे कोचिंगों सरकार ले सकती है राष्ट्रीयकरण के बाद। अब आप बताइए, अगर सरकार हमारी कोचिंग को ले लेती है, राष्ट्रीयकरण कर देती है, तो कोचिंग आगे बढ़ेगा या डूब जाएगा? सबको पता है कोचिंग डूब जाएगा। देखिए, अगर हम इसका फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। किसका फाइनेंशियल ईयर? तो हम लोग अगर फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, हिंदी में कहते हैं वित्त वर्ष। वित्त वर्ष, वित्त वर्ष। तो वित्त वर्ष देखिए, 3 तरह का वित्त वर्ष होता है। जनता का वित्त वर्ष क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसी को जनता कहती है कि हमारा 1 साल हो गया। दूसरा होता है वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय जो टैक्स वगैरह लेता है। इस ससुरा का वित्त वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से, और कहां तक जाता है? 31 मार्च तक, बीचवा में से चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे आरबीआई का वित्त वर्ष, आरबीआई तो करोड़ों हिसाब है, 1 जुलाई से ही मापता है, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। सबका वित्त वर्ष याद रहेगा आप लोग को? आगे बढ़ जाए, तीनों का वित्त वर्ष आपको याद रखना है। जनता का वित्त वर्ष हम लोग कब कहते हैं? 1 साल हो गया। हम लोग जोड़ते हैं 2018 में पैसा लिया था, सोच रहा अभी तक नहीं दिया, 4 साल हो गया, तो एक ये वित्त वर्ष अलग होता है। टैक्स जो लेता है, वित्त मंत्रालय ही तो टैक्स लेता है। टैक्स लेने वगैरह वाला वित्त वर्ष कब होता है भैया? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेयर क्या होता है? आगे पढ़ना है। शेयर क्या होता है? आगे पढ़ना है आप लोग को। आरबीआई का वित्त वर्ष बताइए, 1 जुलाई से 31 जून तक। 1 जुलाई से जीएसटी कितने तारीख को लाया गया? 1 जुलाई को। जीएसटी कब लाया गया था? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से किसे ला दिया गया? जीएसटी को। आरबीआई क्या रहेगा? याद रहेगा ना? आरबीआई का वित्त वर्ष। आरबीआई के हेड ऑफिस कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, और ब्रांच ऑफिस 4 जगह। हेडक्वार्टर के बगल में एक तो मुंबई में हो गया, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। एक विदेश में भी ऑफिस है, कहां पर है? लंदन में है। विदेश में भी ऑफिस है, कहां है? लंदन में है। याद रहेगा आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? देखिए, एक होता है कर्मचारी वर्किंग करने के लिए, और एक होता है कंट्रोलिंग करने के लिए। दोनों में अंतर होता है। जैसे हमारी कोचिंग है, इसमें वर्किंग स्टाफ भी है, कंट्रोलिंग स्टाफ भी है। वर्किंग वालों का काम होता है कि बैच लगा कि नहीं, पीडीएफ टाइप हुआ कि नहीं, पीडीएफ प्रिंट हुआ कि नहीं, पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। तो सर पीडीएफ में 4 को, एक जना पीडीएफ लिखवाएगा, एक जना पीडीएफ टाइप करेगा, एक उसका करेक्शन करेगा, एक तो उसको प्रिंट में ले जाएगा, एक वहां से लेके आएगा, एक आदमी पीडीएफ प्रिंट हुआ उसका पेमेंट करेगा। तो पीडीएफ सेक्शन हो गया। एक वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, ऑफिस में इंक्वायरी डिपार्टमेंट, ये है वर्किंग मेंबर। ये क्या है? वर्किंग मेंबर। ये कंट्रोलिंग मेंबर नहीं है। कंट्रोलिंग मेंबर में हम आते हैं, दिल्ली का सर्वर रूम आता है, और 3-4 लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं कि नहीं ये इस तरह से ये होना चाहिए, इतना इन्वेस्ट होना चाहिए। तो वर्किंग मेंबर अलग होते हैं, कंट्रोलिंग मेंबर अलग होते हैं। तो सारा कमांड किसके पास होता है ये बताइए? वर्किंग मेंबर के पास होता है या कंट्रोलिंग मेंबर के पास होता है? सारा कमांड किसके पास होगा? गधा कहीं का। फॉरेन ऑफिस बोल तो रहा है लंदन में है, पूछ रहा है फॉरेन ऑफिस कहां है? लंदन में है। कंट्रोलिंग मेंबर के पास सारा पावर होता है। वर्किंग मेंबर केवल क्या कहते हैं? तो कंट्रोल करने के लिए बोर्ड मेंबर होते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर जो होते हैं ये क्या कहते हैं? आरबीआई के कामों को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं क्या होना चाहिए। तो आरबीआई में कंट्रोल में बोर्ड मेंबर कौन कौन होते हैं? ध्यान से समझिए। बोर्ड मेंबरों की संख्या ध्यान से देखिएगा, ये पूछता है आपसे, ये सवाल क्या कर दिए जाते हैं? पूछ देता है। सबसे पहला एक आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास एक ठो है, और इसी शक्तिकांत दास, ये आरबीआई का गवर्नर कहां बैठता है? हेडक्वार्टर में बैठता होगा, हेडक्वार्टर में वो एक होता है।
और आरबीआई का ही शक्तिकांत दास के नीचे डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये भी कहां बैठते हैं? हेडक्वार्टर में। ये किसकी हेल्प करते हैं? शक्तिकांत दास की। इसकी संख्या कितनी है? 4। यानी हेडक्वार्टर में टोटल कितने बैठ गए? 5। हेडक्वार्टर में कितने बैठ गए बाबू? 5। हेडक्वार्टर में 5। अब बात करते हैं आरबीआई के। आरबीआई का जो ब्रांच ऑफिस है, जो आपका आरबीआई का ब्रांच ऑफिस है, क्या है? ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के गवर्नर। आरबीआई के कितने ब्रांच है बाबू? आरबीआई के कितने ब्रांच है? 4 ब्रांच है गधा। चारों के एक को गवर्नर बैठेगा ना। एक ब्रांच आपका मुंबई में ही है, एक ब्रांच चेन्नई में है, एक कोलकाता में, एक दिल्ली में। तो इस चारों के एगो बैठेंगे सबकी नहीं, तो 4 गो हो गए सब। हेडक्वार्टर से कितने लोग आ जाते हैं? 5। हेडक्वार्टर से 5, एक गवर्नर और 4 गो डिप्टी गवर्नर। ये सब कहां से आ जाते हैं? हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर से आते हैं। अब ब्रांच ऑफिस से कितने आ गए? 4। ब्रांच ऑफिस से 4। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से कितने आते हैं? 2। वित्त मंत्रालय से 2। और अर्थशास्त्र के जानकार। अर्थशास्त्र के जानकार। जानकार ये लोग बाहर से डिप्यूट कर लिए जाते हैं। बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स होते हैं, जैसे अहलुवालिया साहब हो गए, या फिर जो बहुत अच्छा इकोनॉमी का समझ रखता होगा, वैसे वैसे 10 लोगों को बुला लिया जाता है। कितने लोगों को बुला लिया जाता है? 10। कितने लोगों को बुला लिया गया? 10। टोटल बताइए कंट्रोलिंग मेंबर कितने होते हैं? 21। आरबीआई के बोर्ड मेंबर में टोटल संख्या कितनी हो गई? 21। कितनी हो गई? 21। याद रखने का तरीका समझिए। हेडक्वार्टर से एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। समझ में गया? हेडक्वार्टर से एक गवर्नर, 4 है डिप्टी गवर्नर। और ब्रांच ऑफिस से 4-4 ठो ब्रांच के गवर्नर। 4-4 ठो ब्रांच के गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर, 4 ब्रांच गवर्नर, 2 गो वित्त मंत्रालय से और 10 गो कहां से? 10 गो कहां से आ गया? जानकार। तो 10 2 12 4 18, 10 2 12 8 18, 12 8 20 1 21। टोटल कितने मेंबर हो गए? 21। टोटल मेंबर की संख्या 21। आरबीआई के बोर्ड मेंबर कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब हम आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि नहीं? याद रखने का तरीका समझिए। कितने चीज को मेमोराइज कीजिएगा, घर पे इसको एकदम समझिए। जब एक बार किसी चीज को याद करने की जगह समझ जाते हैं ना, तो जल्दी याद हो जाता है। जैसे कैसे? चलिए, हेडक्वार्टर से कितने लोगों को लाएंगे? तो हेडक्वार्टर से एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर हो गया। हेडक्वार्टर से एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। और बच गया ब्रांच ऑफिस, तो हर ब्रांच ऑफिस का एक गवर्नर उठा लाइएगा। वित्त मंत्रालय 2 ठो लाइएगा, 11 यही हो गए। 10 गो उठा लाइएगा अर्थशास्त्र के जानकार, काम खत्म। 10 उठा लाएंगे अर्थशास्त्र के जानकार, काम खत्म। खत्म काम। वेरी गुड। टोटल वर्किंग मेंबर कितने हो गए आरबीआई के? 21। बताइए, वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियर कब होता है? वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आम जनता का फाइनेंशियर, आम जनता जो होती है उसका फाइनेंशियर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और आरबीआई का फाइनेंशियर, आरबीआई का फाइनेंशियर याद रखिएगा बबुआ, आरबीआई का फाइनेंशियर 1 जुलाई से अगले साल तक 30 जून तक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। लेकिन इससे 1 साल पहले इसकी सिफारिश हिल्टन यंग आयोग ने कहा था कि भारत का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो बैंकों के ऊपर बैंक की तरह काम कर सके। आरबीआई के कितने हेड ऑफिस? 1 हेडक्वार्टर, 1 हेडक्वार्टर। कितने ब्रांच ऑफिस? कितने ब्रांच ऑफिस? 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास। आरबीआई का विदेश में ऑफिस लंदन, विदेश में ऑफिस लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में है। आरबीआई के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे। आरबीआई की स्थापना कितने पूंजी को मिला के की गई थी? आरबीआई की स्थापना कितने पूंजी को मिला के की गई थी? 5 करोड़। कितने शेयर थे? 5 लाख शेयर थे। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया थी। वेरी गुड, आप सब समझदार हैं, सब समझदार हैं आप लोग। क्षेत्रीय कार्यालय यानी ब्रांच ऑफिस कितने हैं?
क्षेत्रीय कार्यालय यानी ब्रांच ऑफिस 4 है। आरबीआई का काम क्या क्या होता है? तो भैया देखो, आरबीआई के छोटे मोटे बड़ी काम होते हैं। विदेशों में भारत का प्रतिनिधि करना एगो काम हो गया, बाकी बैंकों को कंट्रोल करना दूगो काम हो गया, वित्त मंत्रालय को जरूरत पड़ने पे सलाह देना एगो और काम हो गया। ये सारे छोटे छोटे काम होते हैं आरबीआई के। कौन से बैंक का कहां पर ब्रांच खुलेगा ये भी उसी का काम है। समय समय पर मौद्रिक नीतियों को प्रकाशित करना आरबीआई का काम है। तो आरबीआई के बहुत सारे काम हैं, आरबीआई के पास काम की कमी नहीं है। आरबीआई पहले जम्मू कश्मीर को भी देखता था, नहीं देखता था। जम्मू कश्मीर को देख रेख का काम किसका था? जम्मू कश्मीर पर देख रेख का काम था आपका एसबीआई का। जम्मू कश्मीर की देख रेख कौन करता था? एसबीआई। लेकिन जब से 370 हटा है तो जम्मू कश्मीर में भी कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। देखिए, समय समय पर आर्थिक आंकड़े कौन जारी करता है? आरबीआई। जैसे रेपो रेट कितना है, विकास दर कितना है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, कर्ज कितना है, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, ये कौन जारी करता है? आरबीआई। तो बताइए, विदेश में भारत का प्रतिनिधि कौन करता है? विदेश में भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? आरबीआई करता है। आंकड़े कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। आंकड़े कौन जारी करेगा? आरबीआई जारी करता है। एक्सचेंज, पैसा को एक्सचेंज कौन करता है? डॉलर को इस समय एक्सचेंज कौन करता है? नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, NERR। जैसे अभी कितना है? $1 कितना हो जाता है? 75 रुपया हो जाता है कि नहीं? तो नोटों का विनिमय यानी एक्सचेंज कौन करता है? आरबीआई। नोट का विनिमय यानी एक्सचेंज कौन करता है? आरबीआई करेगा। नोटों का विनिमय यानी एक्सचेंज कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। बैंकों का बैंक, बैंक का बैंक, बैंक का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। सरकार का पैसा, सरकारी बैंक, सरकार का बैंक। सरकार अपनी टैक्स वगैरह का पैसा कहाँ रखती है? आरबीआई में रखती है। जीएसटी देते हैं कहाँ जाता है? आरबीआई में। इनकम टैक्स आरबीआई में, कारपोरेट टैक्स आरबीआई में, टीडीएस आरबीआई में, सेस आरबीआई में, सरचार्ज आरबीआई में, ये सब चला जाता है। और बार बार स्क्रीन क्यों ब्लू हो जा रहा है? 4-5 दिन क्लास बंद रहता है तो सोच रहा पगला जाता है। बैंकों का बताइए, बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है? बैंक पर नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण आरबीआई। बैंकों पर नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई। ये सारे आरबीआई के काम है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। NERR याद रहेगा ना? NEER, नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब होता है कि जो बदलने पे जो रेट मिलेगा। अभी हमारा NEER, नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना है? $1 के हिसाब से 75 रुपया। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? नोट निर्गमन। नोट निर्गमन, निर्गमन यानी नोट प्रेस। नोट को क्या करना? नोट की छपाई, नोट प्रेस मतलब नोट को छापना, ये इसका मेन काम है। कितने करोड़ रुपए रखता है बबुआ? 200 करोड़। न्यूनतम आरक्षित को, न्यूनतम कोष प्रणाली, ये इसका मेन काम है। और इससे भी बड़ा मेन काम है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, ये आरबीआई का सबसे बड़ा काम है। मतलब क्रेडिट, साख मतलब क्या होता है? लोन। साख मतलब क्या होता है? ऋण। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन। साख नियंत्रण यानी ऋण को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोन को कैसे कंट्रोल किया जाए। लोन को कंट्रोल करने के लिए 2 नीतियां अपनाई जाती हैं। एक होती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। दूसरा बताएंगे आप, पहला तो हम बता दिए मौद्रिक नीति, इससे ही आपको क्या हो जाता है? लोन कंट्रोल हो सकता है। लोन कंट्रोल होगा तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? तरलता। हम ये कह सकते हैं कि लोन कंट्रोल करके आरबीआई किसे कंट्रोल करती है? तरलता को। किसे कंट्रोल करती है? तरलता को। पहला तो मौद्रिक नीति हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? खुले बाजार की नीति। वेरी गुड, सब होशियार हो गया सब। खुला बाजार, खुला बाजार। मौद्रिक नीति पढ़ाना पड़ेगा अब। MSF, CRR, SLR, ये सब बताना पड़ेगा। MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, RRR, PLR, बेस रेट, ये सब अब पढ़ाना पड़ेगा? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। मेनली जो होती है ये
साख नियंत्रण के द्वारा तरलता और मुद्रास्फीति। भैया तरलता और मुद्रास्फीति में तो सीधा संबंध होता है ना, तरलता बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आरबीआई के दो सबसे मेन काम अगर कोई कह देगा तो आप क्या कह सकते हैं, आरबीआई के दो सबसे बड़े काम, नोट छापना और साख नियंत्रण। साख मतलब लोन, साख मतलब क्या होता है, लोन। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप ही बताइए, एक बात बताइए, अगर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों को बहुत ही कड़ा कर देगी, बहुत ही टफ मौद्रिक नीति बना देगी, तो क्या बैंक अपना साख दे पाएंगे, यानी लोन दे पाएंगे? साख मतलब क्या होता है, लोन होता है। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बहुत टफ हो जाएगा। तो कहेगा कि बताइए, अगर रेपो रेट बहुत बढ़ा दिया जाए तो बैंकों की साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेपो रेट बड़ा होने से ब्याज दर ज्यादा हो जाता है, लोन महंगे हो जाते हैं, अतः बैंक लोन नहीं दे पाते हैं, अर्थात उनकी साख की मात्रा घट जाती है। साख यानी लोन क्रेडिट की मात्रा घट जाती है। साख मतलब क्या होता है, लोन। साख मतलब लोन। आप बताइए। प्रियंका कुमारी पैरासूट लैंडिंग करके आई है, कह रही है कि आरबीआई नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती है? पैरासूट लैंडिंग वाले पहले पूरा पिछले का क्लास किया करो। चलिए अब ध्यान से समझिए। जब आरबीआई खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों को बेचती है, प्रतिभूतियों को बेचती है, तो जनता की तरलता बढ़ती है या घट जाती है? जनता की तरलता बढ़ती है या घट जाती है? घट जाती है। जनता की तरलता घट जाती है। जनता की तरलता घट जाती है। एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइए। सीआरआर, सीआरआर, सीआरआर के बढ़ जाने से, अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगी तो जो बैंक है, इन बैंक की जो साख है, साख मतलब लोन, साख मतलब लोन, साख मतलब लोन, बढ़ेगा या घटेगा? साख मतलब लोन, बढ़ेगा कि घटेगा? बैंकों की साख बढ़ेगी कि घटेगी? साख घट जाएगी। वेरी गुड, घट जाएगी। भैया सीआरआर बढ़ा देगा, बैंकों के पास पैसे नहीं रहे, जाके जमा करना पड़ेगा। सीआरआर 4% होता है, उस पर ब्याज भी नहीं मिलता। एसएलआर अपने पास रखना पड़ता है, जब अपने पास रखे रहेंगे तो ब्याज कहां से मिलेगा? घट जाता है। तब होशियार हो गया ऐसा। आरबीआई कंप्लीट हो गया, आरबीआई कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं बैंकों का खाता। आरबीआई हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं बैंकों का खाता। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। बताइए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। कितने ब्रांच ऑफिस हैं? 4। विदेश में कार्यालय लंदन। आरबीआई के बोर्ड मेंबर की संख्या टोटल कितनी है? आरबीआई टोटल बोर्ड मेंबर 21 हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, आरबीआई के 21 बोर्ड मेंबर में, ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई को कंट्रोल करने वाला जो बोर्ड मेंबर है, उस आरबीआई के 21 बोर्ड मेंबर में कितने वित्त मंत्रालय के लोग होते हैं? 21 बोर्ड मेंबर में वित्त मंत्रालय से कितने लोग होते हैं? 21 बोर्ड मेंबर में वित्त मंत्रालय से कितने लोग होते हैं? 2। अर्थशास्त्र के जानकार कितने लोग होते हैं? अर्थशास्त्र के जानकार 10 लोग होते हैं। वेरी गुड। हेडक्वार्टर से कितने लोग आए होते हैं? हेडक्वार्टर से, जो उसका हेडक्वार्टर है, उससे कितने लोग आए होते हैं? हेडक्वार्टर से आते हैं 1 गवर्नर और 4 गो डिप्टी गवर्नर, अर्थात हेडक्वार्टर से आते हैं 5। ब्रांच ऑफिस से कितने आते हैं? ब्रांच ऑफिस से कितने आते हैं? 4। ब्रांच ऑफिस से 4। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कितने आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2। इकोनॉमी के क्षेत्र से कितने आते हैं? 10। टोटल कितने हो गए? 21 बोर्ड मेंबर होते हैं। 21 बोर्ड मेंबर होते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं बैंक। क्या देखते हैं? बैंक। देखिए, जब कभी भी आप बैंक में जाइएगा तो आप अपना खाता खुलवाने आरबीआई में जाते हैं या किसी न किसी कॉमर्शियल बैंक में जाते हैं? तो आप कॉमर्शियल बैंक में ही जाते हैं। बैंकों का इतिहास आगे समझेंगे। देखिए, जैसे किताबों में आपको क्या देता है,
किताबों में पहले आरबीआई पढ़ा देगा, किताबों में पहले क्या पढ़ा देगा, आरबीआई। इतना ना आरबीआई पढ़ा पढ़ा के आपका दिमाग खा जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहले दिमाग को विकसित कीजिए, उसके बाद छोटे चीजों को पढ़िए। हम पहले आपको मौद्रिक नीति पढ़ा दिए, उसके बाद खुले बाजार की नीति पढ़ाएं, उसके बाद आरबीआई पढ़ाएं। जबकि किताबों में देखेंगे ना तो पहले लिखा रहेगा आरबीआई कैसे कैसे हुआ था, पहले हइये दे देगा ससुरा, पगला जाएंगे आप लोग, मजे खराब कर देगा पढ़ाई का। आरबीआई ऐसे, आरबीआई वैसे, हई है, पूरा दिमाग कूल एनर्जी यही में खा जाएगा। उसके बाद बताएगा हेडक्वार्टर ऐसे, ये वैसे वैसे वैसे। फिर आरबीआई के कितने बोर्ड मेंबर होते हैं, किताब में पढ़िएगा ऐसे ही दिया रहेगा। फिर आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं, अब उसमें देगा आरबीआई का काम नोट निर्गमन, आरबीआई का काम साख नियंत्रण। अरे भैया पहले ही पढ़ा दिए, हम उल्टा पढ़ा, इधर पढ़ा दिए फिर उधर किए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उल्टा दे देता। अरे हम लोग उल्टा पढ़े हैं, देखो उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया ना। हमें जैसे अच्छा लगे हम वैसे पढ़ाएंगे। हम इतना जानते हैं कि जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो लड़कों की एनर्जी ज्यादा होती है, उस चीज को एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हम आपकी ऊर्जा को उपयोग करना चाहते हैं। उस ऊर्जा को उपयोग करके कठिन सब्जेक्ट को बढ़ा देना चाहते हैं। तो हमको पता था कि जैसे आरबीआई चालू करेंगे आपके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, उस ऊर्जा का प्रयोग हम मौद्रिक नीति और खुले बाजार की नीति समझाने में निकाल दिए। और जैसे जैसे वो चैप्टर खत्म होता है तो आपकी ऊर्जा कम होती है, तो हम जैसे आपकी ऊर्जा कम हुआ तो हम आपको पढ़ा दिए हैं। ये सब में ऊर्जा की क्या जरूरत है? अभी बताओ, अब अगर आपके पास हम शुरुआत में इसको पढ़ाते तो कुल ऊर्जा इसमें लगा देते, इधर नहीं जरूरत पड़ता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको पता है कि बकलोलवन को कैसे समझाना है। देखिए बैंक में कौन जाती है, जनता जाती है। कौन जाती है? जनता। अगर ये बताइए, अगर आप बैंक से ओसामा बिन लादेन को पैसा भेज दीजिए या बैंक से 2 नंबर का काम करने लगिए तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए बैंक आपका फुल डिटेल चाहिए। जनता का बैंक क्या ले लेती है? फुल डिटेल ले लेती है, फुल डिटेल ले लेती है। फुल डिटेल कैसे लेगी? तो आपको बस ये चीज चाहिए, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। एक चाहिए आपका आधार कार्ड, ससुरा माइकवा का बैटरिया खत्म होने वाला है, चल जाएगा। एक चाहिए आपका आधार कार्ड, दूसरा चाहिए आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड लो भैया, आपका फुल डिटेल चल आया। आपका आधार और पैन आपस में क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए, आपस में लिंक होना चाहिए। तो आपका फुल डिटेल मिल गया। और कौन सी होता है आपके पास? इससे तो सब कुछ पता चल जाएगा, आधार। और इस डिटेल जानने के लिए आरबीआई बैंकों को कहता है, आरबीआई किसे कहता है? बैंकों को, कि रे बैंक ते ऐसे खाता नहीं खोल सकता है, तुम अपने कस्टमर को पहले जानो कि तुम्हारा कस्टमर कैसा है। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। पहले अपने कस्टमर को जानो कि वो कस्टमर आतंकवादी तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, इलीगल पैसा तो नहीं भेज रहा, हिंदुस्तानी है कि नहीं है। तो पहले तुम अपने कस्टमर को जानो, यानी नो योर कस्टमर, केवाईसी। क्या कहता है? केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी केवाईसी करो। क्या करो? केवाईसी। तो बताइए, पैन और आधार दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? केवाईसी। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो, नो योर कस्टमर। तो बैंक में जाते ही अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में अचानक मोदी जी 15 लाख भेज दिए, बैंक मैनेजर को तुरंत आएगा। अगर ज्यादा अमाउंट आता है ना किसी के अकाउंट में, 1 लाख से ज्यादा आ गया ना, तो वो मैसेज तुरंत बैंक मैनेजर को शो होने लगता है, हेगरा में पैसा आया है। और किसी में 15 लाख आएगा, और ससुरा तो नहीं 15 लाख आ गया। देखेगा इससे पहले कितना पैसा था, 40 रुपया, 150, 75 रुपया 40 पैसा, 135 रुपया, 200 रुपया में 3 रुपया कम। कहेगा अचानक 15 लाख, ससुरा का फ्रीज कर दो। क्या कर दो? अकाउंट फ्रीज कर दो। तो अकाउंट बंद नहीं करेगा आपका, आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा कि ना अब इसमें से पैसा निकल नहीं सकता, आ सकता है लेकिन निकल नहीं सकता है। तो आप कहेंगे कैसे निकलेगा? तो जाइएगा बैंक मैनेजर के पास, तो बैंक मैनेजर कहेगा कि आरबीआई हमसे कहा है कि अपने कस्टमर को जानो, नो योर कस्टमर, यानी केवाईसी। आप अपना आधार दे दीजिए, अपना पैन कार्ड दे दीजिए, अपना फोटो दे दीजिए, ताकि हम कभी भी आपके घरे पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्रीज करने के बाद पैसा निकाल नहीं सकते, आ सकता है। जब आप केवाईसी करा लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड दे देते हैं, तो फिर आपको बैंक आपको पैसा निकाल देगा। बैंक अपना पैसा थोड़े जो रख लेगा। केवाईसी समझ में आ गया कि नहीं?
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। नो योर कस्टमर नहीं समझ में आ रहा है? नो योर कस्टमर समझ में आ गया? केवाईसी, चलिए तो आप केवाईसी समझ गए। इस केवाईसी के आधार पर बैंक आपका क्या खोल देता है? अकाउंट खोल देता है। क्या खोल देता है? अकाउंट। बैंक आपका क्या खोलेगा? अकाउंट खोल देता है, अकाउंट नंबर दे देता है, अकाउंट खोल के, जिसे शॉर्टकट में AIC कहते थे, अकाउंट। क्या खोल देता है? अकाउंट। अब इस ससुरा अकाउंट 3 टाइप का खोलेगा, या तो आपका सेविंग अकाउंट खोलेगा, ज्यादातर लोग का सेविंग खोलता है, नहीं तो आपका करेंट अकाउंट खोलता है, और नहीं तो आपका रेकरिंग अकाउंट खोलता है, रेकरिंग अकाउंट खोल देता है, और नहीं तो आपका फिक्स डिपॉजिट खोल देता है, FD खोल देता है। आप देखे होंगे 4 तरह का अकाउंट खोल देता है, FD वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेविंग, करेंट, रिकरिंग, FD। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकाउंट कितने टाइप का खोल देता है? 4 टाइप का। सेविंग, आप सब लोग का सेविंग अकाउंट होगा, मम्मी पापा का सैलरी अकाउंट। बिजनेस वाला अकाउंट किसमें होता है? करेंट अकाउंट होता है। RD अकाउंट जो होता है, नहीं देखते हैं पैसा हर महीने जमा करती है हर साल। और ये कौन सा? फिक्स डिपॉजिट, एक के बार जमा कर दिए टेंशन फ्री हो जाए, FD फिक्स डिपॉजिट। तो हम लोग ये समझेंगे, समझ में आ गया कि नहीं? नो योर कस्टमर क्या होता है? KYC का मतलब नो योर कस्टमर। आज इतना ही समझ लीजिए। इसके बाद के क्लास में हम आपको बैंक कितने होते हैं, नेशनलाइज बैंक, कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, आपके ये आपका शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, रूरल बैंक, अर्बन बैंक, ये सब चीज, RRB कितने टाइप के होते हैं, ये सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? सब लोग आज के क्लास में इतना ही। RBI पढ़ा दिए, बाकी सब आगे क्लास में पढ़ाएंगे।